प्रोग्राम टेढ़ी बात में दर्शकों का स्वागत है। एक खास मेहमान के साथ आज एक और खास बातचीत लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक ऐसा मेहमान है जिसके कंधों पर इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस का बोझ है, कांग्रेस का भार है। कांग्रेस पार्टी को आने वाले पार्लियामेंट और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनावों में नेतृत्व दे रहे हैं। बतौर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं श्री अशोक तंवर जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर युवा नेता के रूप में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में अशोक तंवर को लोग एक अलग अंदाज से जानते हैं, लेकिन अब इनके कंधों पर एक ऐसी पार्टी को लीड करने का और पार्लियामेंट और विधानसभा चुनावों में लीड करने की चुनौती है जो कि इस वक्त अलग अलग ध्रुवों में कहीं ना कहीं बटी नजर आ रही है। लेकिन अशोक तंवर अपनी संगठनात्मक क्षमता, जिसके लिए अपने संगठन और कांग्रेस में उन्हें जाना भी जाता है, क्या उसके बदौलत उसके बूते पर पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे? ये एक चुनौती रहने वाली है। अशोक, आपको लगभग 1.5 महीना पहले कार्यभार मिला है, उसके बाद इमीडिएटली आपको संसदीय चुनावों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी पार्टी को आप अध्यक्ष हैं। पार्टी की नैया पार लगानी इतना आसान नहीं है और 1.5 महीने का कार्यकाल आप खुद समझते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से किसी भी अध्यक्ष के लिए पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना और रिजुविनेट करना इतना संभव नजर नहीं आ रहा। तो कैसे अपनी इस जिम्मेवारी को ले रहे हैं, खास करके संसदीय चुनाव से पहले? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है। 1-1.25 महीने पहले मुझे ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक संगठन का सवाल है, पूरी पार्टी एक व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। कांग्रेस में मैं समझता हूं कि सारे हमारे ज़मीनी स्तर के जो गाँव से लेकर के 129 साल के इतिहास के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके माध्यम से आज गांव-गांव और शहर में जो कांग्रेस का संगठन है, सामूहिक नेतृत्व के रूप में, उसके माध्यम से ये जो चुनौती है इसका हम सामना करेंगे। और निश्चित तौर पर जो रुझान है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में हरियाणा में जीत करके आएगी और एक बार फिर केंद्र में यूपीए की सरकार तीसरी बार बनाने में हरियाणा की एक विशेष भूमिका होगी। और तमाम हमारे नेताओं का, तमाम सहयोगियों का इसमें पूर्ण समर्थन मिलेगा। आपने जिक्र किया बहुत से नेता हैं। मैं इस चीज़ को एक पार्टी की स्ट्रेंथ कम समझता हूं, लेकिन इस वक्त वो दिक्कत ज़्यादा बड़ी इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं उनको संभाल पाना और एक युवा, आप जैसे युवा नेता द्वारा उनका संचालन कर पाना उस वक्त, जबकि तमाम नेता अलग अलग सुर अलापते हैं। और हमने देखा पिछले 2-4 महीनों के इतिहास में बहुत से नेता ऐसे हैं, आपकी पार्टी के नेता, जिन्होंने कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बहुत बुलंद स्वर में अपने अपने भाव प्रकट किए। और ऐसे मौके पर, जबकि आप खुद सांसद हैं, 3 सांसद ऐसे थे जो कि अपने चुनावों पर, अपनी सीटों पर दोबारा नहीं चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से 1 या 2 लोग तो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। इन परिस्थितियों में चुनौती बड़ी है और स्ट्रेंथ, जिसे आप कह रहे हैं कि नेताओं और अनुभव का जो फायदा आपको मिलने वाला है, वो सीमित ही नजर आ रहा है। नहीं, मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी, राहुल जी ने दी, प्रदेश के नेताओं का जो समर्थन हमें मिला कि ये जो तमाम, जिसको आप चुनौती कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे सबके सामने एक अवसर है और बेहतर करने का, और उस बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। और जहाँ तक बात है, कुछ लोगों के हो सकता है निजी स्वार्थ हों जिसके चलते उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी, पार्टी छोड़ करके गए, और वो स्वाभाविक भी है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से कोई लहर है जिस पार्टी को 5-5, 6-6 कैंडिडेट इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े, आयात करने की ज़रूरत पड़े दूसरी पार्टी से। हमारी पार्टी से भी बहुत लोग गए, जो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में भी रिडेंडेंट थे, जिनको ये महसूस होता था कि यहाँ नहीं। क्योंकि अगर अच्छे उम्मीदवार वो होते तो हर पार्टी की ये कोशिश होती है, हर नेतृत्व की ये कोशिश होती है कि हम अपनी पार्टी में उम्दा से उम्दा कैंडिडेट दें जो जीत करके आएँ। विनेबिलिटी भी एक फैक्टर है, लोगों के लिए काम, छवि और पूरा संघर्ष, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उनका पार्टी के प्रति कमिटमेंट क्या है और उसके आधार पर टिकटों के फैसले हुए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो टिकटें हमने बांटी हैं, वर्तमान परिस्थिति में हमने जो हमारे बेहतरीन योद्धा हैं उनको मैदान जंग में उतारा है और निश्चित तौर पर वो एक सफल योद्धा के रूप में विजयी होकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत और 16वीं लोकसभा में पहुंचे। एक अध्यक्ष पर किस किस्म का दबाव आता है जब उसी की पार्टी का एक सांसद, सिटिंग सांसद, जो कि कांग्रेस से लगभग 2 दशक तक जुड़ा रहा, राव इंद्रजीत की मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव की, वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी पे से टिकट लड़ता है। ऐसी भी बात आ रही थी कि आपको भी सिरसा से सीट चेंज परिवर्तन करके अंबाला से लड़ाए जाने की बातचीत थी। तो इस किस्म की बात कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस के खिलाफ है, इसका पूर्वाभास कहें कि कांग्रेस की आला कमान भी समझती है कि एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं कर्व करना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए बतौर अध्यक्ष
जिम्मेवारी ले पाना इन संसदीय चुनावों की कितना आसान या मुश्किल है? क्योंकि अगर चुनाव में नतीजे आपकी उम्मीदों आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए अपने अध्यक्ष पद को आने वाले विधानसभाओं में और मजबूती से उभार पाना और मुश्किल हो जाएगा। मैं जमीनी स्तर से उठ कर के एक साधारण परिवार से बहुत छोटे स्तर से यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं समझता हूँ कि एक कांग्रेस के सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में ये जो जिम्मेदारी दी है, जैसा मैंने कहा कि मैं पूरे हरियाणा में घूम कर के आया हूँ और मैं बहुत सकारात्मक सोच के साथ सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखता हूँ और मुझे कोई दूर दूर तक इस चीज़ का आभास एटलीस्ट नहीं है कि किसी तरीके से भी परिणाम कांग्रेस के प्रतिकूल आएंगे, कांग्रेस के अनुकूल आएंगे। 10 साल में हमने जो काम किए हैं किसान, गरीब, मजदूर के लिए, गांव और शहर के लिए, बिजली, सड़क, पानी, रेल, हर क्षेत्र में मैं समझता हूं कि हर समाज के वर्ग को हमने किसी न किसी रूप में लाभान्वित करने का जो काम किया है, विकास और सशक्तिकरण के एजेंडे को जो हम तेज़ी से लेकर के आगे बढ़े हैं। आज हरियाणा, जब 10 साल पहले इनेलो की सरकार हुआ करती थी, 2200-2300 करोड़ रुपए का बजट था। आज 32-33 हज़ार करोड़ रुपए का हमारा टोटल बजट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गुना तरक्की हुई। आज पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हरियाणा अधिकतर पूरे देश में जो पैरामीटर्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, जो मापदंड है, उस पर बहुत अग्रणी है और मैं समझता हूं कि जो लीडिंग 1-2 स्टेट्स हैं उसके अंदर हरियाणा की गिनती होती है। लेकिन एक चीज़ है, आप विकास की बात कर रहे हैं, आपकी बात स्वाभाविक है क्योंकि आंकड़ों का अगर आप बैकअप देखें तो हरियाणा के पास या आपकी पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी के नेता, आपके अपने नेता जो इस वक्त आपके अलग अलग अच्छी संगठनात्मक पोजीशंस पर हैं, उन्होंने भी आपकी सरकार को लेकर नुक्ताचीनी की है। चुनावी मौसम में भी ऐसे बयान हमें देखने को मिले, हालांकि बेशक अब टिकटों के आवंटन के बाद इस किस्म की बयानबाजी नेताओं ने बंद की है, लेकिन समय समय पर बहुत बड़े दिग्गज कदावर नेताओं ने ऐसी बातें की। तो बतौर अध्यक्ष क्या आपको लगता नहीं कि इस किस्म की चीज अगर पार्टी के भीतर चाहे किसी भी कारण से, किसी भी मतभेद या मनभेद के चलते नेताओं ने कही, वो पार्टी को नुकसान करने के लिए काफी है और पार्टी का जो बार बार विकास का दावा है, तरक्की का एक क्लेम है, उसको कहीं ना कहीं डेंट डालती है? क्योंकि तरक्की हुई तो कहा जाता है हरियाणा में क्षेत्र विशेष की तरक्की हुई, इलाकावाद की तरक्की हुई, कुछ जाति विशेषों को ज्यादा फायदे मिले, बल्कि समुचित जिसे विकास कहते हैं, व्यापक विकास हर क्षेत्र में नहीं हो पाया। देखिए, अभी हमें मंथन और चिंतन करने की जरूरत है और विधानसभा चुनाव से पहले ये लोकसभा चुनाव खत्म हो, संगठन के स्तर पर जो भी चीज़ें हैं वो उपयुक्त कदम हम उठाएंगे। लेकिन हर चीज़, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर तरह का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो, लोगों को नौकरी मिले, वहाँ पर हर व्यक्ति ताकतवर बन करके उभरे। और मैं समझता हूँ कि उस दृष्टिकोण के साथ अगर कोई किसी हमारे नेता ने कोई बात कही है तो उसको हमें पॉजिटिव लाइट में लेना चाहिए कि, लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि विकास एक इस तरह का कार्यक्रम है जो परिस्थिति और जो भौगोलिक स्थिति है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। आज दिल्ली के आसपास स्वाभाविक है कि एनसीआर पहले डेवलप होगा, चंडीगढ़ के आसपास का जो रीजन है हमारा हरियाणा का वो पहले डेवलप होगा, उसके बाद सिरसा जो बहुत सुदूर है उसमें लेट चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल को उठा करके देखें तो हमने 35 से लेकर के 40 हज़ार करोड़ रुपए के बड़े और छोटे प्रोजेक्ट लेकर के गए। परमाणु संयंत्र का इकलौता प्रोजेक्ट हमारा 23,502 करोड़ रुपए की लागत से है। नई रेलवे लाइन हिसार से लेकर के हमारी सिरसा वाया अग्रवा फतेहाबाद, इसी तरीके से नया रोड जो डबवाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि इन इलाकों में आज भी एमएलए हैं, 2 चौटाला परिवार के जो हमारे साथी हैं वो 2 एमएलए हैं, पहले भी उन्हीं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला 3-3 बार। ना कोई औद्योगिकरण है, ना कोई बड़ी सड़कें हैं। अभी डबवाली से लेकर के दिल्ली तक की अगर 4 लेन और 6 लेन रोड बनाएगी तो कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार की देन है। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूं कि पूरे इलाके की जनता समझती है। किसान को पानी चाहिए, आज सैकड़ों गाँवों को नई नहरें निकाल करके घग्गर से हमने पानी देने का। तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, क्योंकि सिरसा की आप बात करें, लेकिन फिर क्या कारण था सिरसा से आपको अपना नॉमिनेशन डिक्लेयर करने में इतना समय लगा? काफ़ी समय लगा और ऐसी बातें अटकलें आई कि
कि अशोक तंवर शायद सिरसा से इसलिए लड़ना नहीं चाहते या लड़ने के मूड में नहीं है क्योंकि लग रहा है कि शायद सीट को दोबारा न ले जा पाए, और अंबाला से आपका नाम उभर कर सामने आया। आपका नाम तो पहले से ही सबसे पहले आ जाना चाहिए था। अशोक तंवर पहले से ही, मैंने कहा, मैं संगठन का सिपाही हूं, और पार्टी अगर किसी चीज़ पर मंथन करती है, किसी बात को लेकर के वो ये महसूस करती है कि एक अल्टरनेटिव है, तो ये जब स्क्रीनिंग कमेटी की बात हुई उसमें भी चर्चा हुई। स्क्रीनिंग के बाद सीईसी में भी बात आई कि क्योंकि शैलजा जी ने वो सीट छोड़ी है तो स्वाभाविक है कि 2 रिजर्व सीटें हैं हमारे हरियाणा के अंदर, दोनों जगह बेस्ट उम्मीदवार उतारा जाए। और उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में ये इस चीज़ को लेकर के चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ कि मैंने तो पहले दिन से इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिरसा से लड़ूंगा। हमने काम किए हैं, वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिए। पहली चॉइस था या पार्टी ने या आपके आला कमान को समझ में आया कि अगर प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट छोड़ देता है तो नुकसान उसका ज्यादा होने जा रहा है? मैं नहीं समझता कि लीडरशिप ने जरूर इस बात की ओर चर्चा की, लेकिन जब हमने बात आर्ग्यूमेंट्स के साथ दी और जो जनता का जिस तरीके से रुझान आया, जिस तरीके से प्यार प्रेम और वो किया, तो मैं समझता हूँ कि सिरसा के लोगों ने मुझे बांध के रखा और ये विश्वास दिलाया कि हम मजबूती से आपके साथ हैं और आपका चुनाव लड़ना भी ज़रूरी है और सिरसा से लड़ना ज़रूरी है। और आज हम जंग के मैदान में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिरसा के लोग बड़े मैंडेट के साथ इस बार मुझे जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी को। 1 मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूँ। सुशील इंदौरा वहाँ से उतार दिए गए हैं और लोकदल के पुराने सांसद रहे हैं और अब उनको भाजपा के टिकट पे उतारा जाना है, और दूसरी तरफ से चरणजीत सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल उतार रहे, तो आपका मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला उस वक्त, जबकि कैंटीन कंबेंसी की चर्चा तो आपकी पार्टी के अंदर के हलकों में भी रही है। फिर मुद्दा ये खड़ा हो जाता है कि आपके सामने कौन सा कैंडिडेट है, और इंदौरा किसी भी लिहाज से कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं समझे जा रहे, तो इस मुकाबले को फाइट तो आप मानते होंगे? ये तो सिरसा की जनता बताएगी कि कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौके ये दोनों साथी जो आज चुनावी मैदान में हैं उनको पहले भी मिले हैं। विधानसभा के अंदर जो अभी अकाली दल के पहले एमएलए थे, विधायक थे, और अब वो आकर के इनेलो के विधायक या कैंडिडेट बने हैं, तो पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये गणित क्या है। कभी आप ये बनते हैं, कभी वो बनते हैं, भेष बदल के आने की ज़रूरत क्या है? अगर वो वहाँ से स्थानीय जब विधायक थे तो वो उस सिंबल पे भी लड़ सकते थे। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश इनेलो और अकाली दल की है। एक तरफ अकाली दल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पार्ट है, दूसरी तरफ वो आकर के वहाँ पर लोकदल की मदद करता है, चाहे वो हिसार के अंदर हो, चाहे वो सिरसा के अंदर हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से एक विचारधारा का तो कोई गठबंधन है नहीं, ना ये नीति और कार्यक्रमों का है। ये तो नापाक और मैं समझता हूँ कि इसको पारिवारिक गठबंधन बताते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारा तो पारिवारिक है, तो पारिवारिक तरीके से चलाएं राजनीति में। पारिवारिक की उसकी मैं नहीं समझता कि उन चीज़ों को मिक्स करना चाहिए। और जहाँ तक दूसरी बात है, ये तो इंदौरा जी ये तो प्रदेश के 1 दिन पहले उन्होंने भाजपा का, तो इससे आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हजका की टिकट किस तरीके से बट रही है। कोई कहता है कि इसमें लेन देन हुई है, कोई किसी तरीके के आरोप लगाए गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे दलों के लिए कि रातों रात कोई आदमी आता है और वहाँ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एकदम राजनीतिक हत्या हो जाती है। तो ये उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है, उनके नेताओं को भी सोचने की हमने भाजपा के अध्यक्ष से भी ये सवाल पूछा था, उनके लिए तो चिंताएं हैं कि क्यों वो पॉलिटिकल टर्न कोर्ट्स को सीटें दे रहा है, पैराड्रॉप करवा के उम्मीदवार उतारे। लेकिन आपकी पार्टी के लिए भी वो सब चीज़ें चिंताएं, क्योंकि आपकी पार्टी के अपने विधायक और सांसद, भिवानी सीट की बात कर लें, हम गुड़गांव की बात कर लें और कुछ सीटों की बात कर लें, तो अपनी पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर मैसेज आ रहा है, जो ज्यादा लोगों के बीच में संदेश आ रहा है, वो गलत जा रहा है कि कांग्रेस इस वक्त वो नैया नहीं है जो सेल करने वाली है, सिंक करने वाली नहीं है। इस किस्म का एक मैसेज जो इस किस्म के जेस्चर्स भेजते हैं, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? मैं समझता हूं कि कांग्रेस की नैया जनता पार करेगी और कांग्रेस के खवैया हमारे नेता हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, सरदार मनमोहन सिंह जी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के सहयोग से हम बड़े मैंडेट के साथ इस बार केंद्र में एक बार फिर आएंगे। और जहाँ तक सवाल छोड़ने का है, तो ये तो अपने निजी स्वार्थों के चलते मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ करके जाता है, अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते वो पार्टी छोड़ता है, तो ये किसी तरीके से भी मैं नहीं समझता कि जस्टिफाइड बात है।
आप, क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मा जो है वो संगठन को आगे बढ़ाने का, संगठन को चलाने का है। हालांकि मुख्यमंत्री एक बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कि 9 साल तक लगातार, शायद एक रिकॉर्ड कार्यकाल रहा है किसी मुख्यमंत्री का 2 टर्म्स में। ऐसी परिस्थितियों में ये भी समझ में आया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संदर्भ में जो भी नेता अध्यक्ष बनाया जाता है वो मुख्यमंत्री का एक तरीके से क्रॉनी बनकर रहा है। और ये एक रवायत है, एक आम प्रचलित बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष खुद का, उनका वजूद, उनकी खुद का अस्तित्व, उनका खुद का व्यक्तित्व उतना प्रभावशाली नहीं रहा है और एक मुख्यमंत्री की छत्र छाया में रह के उन्होंने संगठन का काम किया, जो कि शायद कांग्रेस आला कमान का भी कभी मंशा नहीं रही, उनका भी कोई शायद इरादा ऐसा ना रहा हो। लेकिन अशोक तंवर क्या इस ट्रेंड को बदलेंगे? फूलचंद मौलाना पिछले अध्यक्ष की बात है, सीटिंग, उससे पहले ऑफिशिएटिंग अध्यक्ष थे राम प्रकाश जी, इन सभी ने एक ऐसी प्रथा सामने रखी है कि आम लोग या पत्रकार वर्ग में इस चीज की कोई भी अहमियत नहीं है कि प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस का कौन है। सब लोग एक नजर से, सबकी उम्मीदें, आसें रहती है मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री ही करता धरता होता है। लेकिन संगठन को चलाना अशोक तंवर जब उसे चलाएंगे तो उसमें क्या कुछ गुणात्मक परिवर्तन हम देख सकेंगे इस नजरिए से? आप अपने मन से भी पूछ सकते हैं और हरियाणा की जनता से भी पूछ सकते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता और संगठन के जो हमारे साथी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी क्या कार्यशैली है। और मैं समझता हूं कि जहां मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी को लीड करते हुए एक तरीके से सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं संगठन का अपना काम है और उस काम को और संगठन को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। इसमें ज्यादा भेद नहीं लोग मानते कि संगठन और सरकार एक चीज है? दोनों भेद हैं। संगठन और पार्टी से सरकारें बनती हैं, सरकार से कभी संगठन नहीं बनता है। और मैं समझता हूं कि ये जो भेद है हम इसको बहुत क्लियरली, विजिबली इसको आने वाले समय में दिखाएंगे। हमारा काम है सरकार को समर्थन देना, पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करना, और हमारा 200% समर्थन सरकार के साथ है अच्छे काम के लिए। और जो योजनाएं वो लागू करते हैं उसको धरातल तक पहुंचाने के लिए, उसका किसान, मजदूर, गरीब आदमी को उसका फ़ायदा पहुंचे, सशक्तिकरण की जो हमारी लड़ाई है उसमें वो और ताकतवर बन करके उभरे। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग मिल करके वो जो हमारा लक्ष्य है आम आदमी की सेवा करना, आम आदमी को आगे बढ़ाना, उसको निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मतलब वैसे तो किसी अध्यक्ष से उम्मीद भी नहीं होती कि वो ज़्यादा अपनी सरकार के खिलाफ होते, लेकिन एक जो मैच्योर पॉलिटी होती है, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ये चीज़ अपेक्षित है कि हम एक ऐसा साम्राज्य दें, संगठन को एक ऐसा नेतृत्व दें जो कि सरकार में एक अच्छा क्रिटिकल व्यू दे पाए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का दे पाए। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के संदर्भ में मुझे ऐसे नेताओं की कमी कहीं भी खल नहीं रही है जो सरकार के खिलाफ खुल के नहीं बोलते। इस किस्म के इलाकावाद, क्षेत्रवाद और जाति विशेष को ज़्यादा प्राथमिकता देने में, चाहे भर्तियों की बात हो, चाहे इलाकों का विकास हो, ऐसे तमाम आवाज़ें आपके नेताओं की तरफ से उभरती रही हैं। लेकिन अब बतौर एक संगठन के मुखिया होने के नाते क्या आपकी तरफ से अगर ऐसी कुछ मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि आपकी सरकार की छवि या आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकें, चाहे फिर संसदीय चुनाव हो जो कि बहुत समय ज़्यादा नहीं रह पाया उसमें, लेकिन विधानसभा, आगामी विधानसभा आपके लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती होने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आप ऐसे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के जरिए बातों को उभारेंगे ताकि कोई चिंतन, आत्मचिंतन या आत्ममंथन की अगर आवश्यकता हो सरकार के स्तर पर तो वो सही रोशनी में, सही संदर्भ में कंसिडर किया जाए? मैं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के कोई काम नहीं करता। मैं बहुत खुले दिल और दिमाग से राजनीति करने में विश्वास रखता हूं। और जहां क्रिटिसिज्म करने की बात आएगी, कोई ऐसी बात होगी तो हम उस चीज़ को बहुत मुखर रूप से कहेंगे भी, लेकिन केवल क्रिटिसाइज़ करने के लिए सरकार को क्रिटिसाइज़ करना या किसी व्यक्ति विशेष को करना, ये अशोक तंवर की सोच में नहीं है, ना मेरी कार्यशैली है। मैं पूरी तरीके से पार्टी के हमारे तमाम साथियों को साथ लेकर के और संगठन को मजबूत करके, आज जिस तरीके से राहुल जी ने संगठन के दरवाजे खोले हैं, वहाँ पर हमारे हर वर्ग के साथियों को जिस तरीके से प्रतिनिधित्व मिला है, संगठन को और व्यापक और ब्रॉड करने की कोशिश है, तो उसको हम ज़मीनी स्तर पर और आंतरिक लोकतंत्र और सिस्टम्स हमारे पूरे क्रिएट हों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ इस बात को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी और उम्मीद है कि हम 10 की 10 सीटें जीत करके और एक बेहतर परिणाम और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसकी एक मजबूत नींव इन्हीं लोकसभा चुनाव के अंदर रख दें। और इसी संदेश को लेकर के हमने हर साथी से संपर्क भी किया है और आज जो साथी संगठन में है, पार्टी के अंदर हैं, वो पूरी तरीके से एकजुटता के साथ लगे हैं अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। आज लक्ष्य हमारा
भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतें, जातिवादी ताकतें, प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा, जिस तरीके से अच्छे कानून बनाने में संसद और विधानसभा में बाधित करने का प्रयास विपक्ष का हुआ है, उसको मैं समझता हूं कि आज हम बेनकाब करें पूरी एकजुटता के साथ। कांग्रेस का अगर मास बेस की बात करें तो आज भी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास एक मजबूत वोट भी है, वोट बैंक भी है, और मैं समझता हूं कि जो हम सबको साथ लेकर के चलने की जो कांग्रेस पार्टी की क्षमता है वो इस चुनाव में और मजबूती से दिखेगी। 9 या 10 साल का कार्यकाल, चाहे हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में लगा लें या राष्ट्रीय स्तर पर लगा लें, काफी लंबा कार्यकाल होता है। आपको अपनी पूरे क्षमताएं दिखाने का मौका मिल चुका होता है। उसके बावजूद भी इस वक्त देश में जो मूड है भ्रष्टाचार की, इतनी बातें आई हैं और आम आदमी पार्टियों जैसी जो आउटफिट्स बनी, उन्होंने लगातार निशाने पर सरकार को रखा और तमाम बातचीत हुई। ऐसी परिस्थितियों में लगता नहीं कि एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो हावी रहने वाला है। आप फिर बात उस चीज को माने या ना माने, विकास का एजेंडा कितना बिक पाएगा इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी या यूपीए के लिए, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि वो तमाम आरोप, भ्रष्टाचार से लेकर उन तमाम चीजों की बातचीत जो आपकी पार्टी पर, यूपीए पर लगते आए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में पूरी स्थिति को कैसे देखें? देखिए, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर आज एक जहां राजनीतिक मुद्दा है वहीं सामाजिक मुद्दा भी है, और इसको लेकर के बहुत तरह के कदम यूपीए की सरकार ने उठाए। सूचना का अधिकार लेकर के आए, लोकपाल बिल आया, अभी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात हुई, हरियाणा में जवाबदेही कानून हम लेकर के आए हैं। और इसके माध्यम से जो साधारण व्यक्ति है, जो इस देश का नागरिक है, हरियाणा का नागरिक है, वो चाहता है कि मुझे रोज़मर्रा के जीवन में इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जो हरियाणा में अगर भ्रष्टाचार के पर्याय हैं तो वो हजका है, भाजपा है, वो इनेलो के लोग हैं। और 9 साल में कार्यकाल तो आपका रहा और बड़े बड़े कार्यकाल तो हमारा है। घोटालों से लेकर अब एक सीडी, ऐसी तमाम सीडियां पेश की जिसमें आपके कोई सीटिंग सीपीएस वगैरह को भी दिखाया गया। वो सारी चीजों के आरोप तो सरकारों पर ही लगेंगे। विपक्षी पार्टियां जो 9 साल से सत्ता से बाहर है, उनको हम कितनी देर तक भ्रष्टाचार बताते रहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से भी सरकार का कोई भी व्यक्ति, पार्टी का कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों में लिप्त है। और अगर कोई बात आती है तो वो सारी इंक्वायरी, उसमें इन्वेस्टिगेशन का एक अपनी प्रक्रिया प्रणाली है, उसके माध्यम से वो चीज़ हो। और कभी भी कांग्रेस ने किसी को भी जो दोषी है उसको बचाने का या उसको संरक्षण देने का काम नहीं किया। और आगे भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो हमारी लीडरशिप है वो इस बात को लेकर के कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है वो सुनिश्चित करेगी। बहुत से ऐसे नेता, राव इंद्रजीत से मैं हटता हूं, विनोद शर्मा जैसे कद्दावर दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ गए, और ऐसे धर्मवीर जैसे नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इन सब चीजों का मायने मतलब क्या है? आखिर क्यों ऐसे नेता जा रहे हैं? आपने कहा कि ये उनके निजी हित हो सकते हैं, स्वार्थ हो सकते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या कारण थे कि 9-9 साल, 10-10 साल या दशकों से जुड़ी हुई है ना? उनके तो परिवार, राव इंद्रजीत जैसे के तो परिवार जुड़े हुए थे, विनोद शर्मा उनके 4 दशक उनके कांग्रेस में रहे। क्या कारण था कि चुनावी मौसम आते ही इतना रंग बदल गया, और रंग ऐसा बदला कि उसमें एक विचारधारक फर्क नजर आ रहा है? वो झंडा बरदार सिपाही आप जैसे जो आज भी कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा खेमा भी है जो कि शायद सत्ता के सुख सब भोगने के बाद आज दूसरी पार्टियों का दामन थाम कर उनके साथ चल दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और हरियाणा के लिए तो मैं खास तौर से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ। बड़े दुख का विषय है कि पुराने पार्टी के हमारे नेता साथी चले गए, पार्टी छोड़ करके गए। कमी कहाँ रही? आप तो अध्यक्ष थे, आपने मान मुनव्वर की कोशिशें नहीं हो पाई, नेताओं को वापस फोल्ड में लाने की कोई बातचीत तक नहीं, या एटलीस्ट हमें तो मीडिया के जरिए पता भी नहीं लगना था। कोशिश तो मैं समझता हूँ कि रही होगी, बिल्कुल कोशिश रही, लेकिन अगर कोई मन बना चुका है, अगर चुनाव लड़ने का, पार्टी उसको यहाँ टिकट नहीं देती और कोई ये कहे कि मैं वहाँ जा कर के चुनाव लड़ूंगा, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ उस तरह की परिस्थिति आ जाए, और एक हरियाणवी में कहावत है कि जाने वाली भैंस खूंटा पाट जाती है, तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि जिसने मन बना लिया उसको फिर किसी के लिए रोकना संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो साथी पार्टी में है, अभी तो मुझे बहुत कम समय हुआ है, मैं और मेरा नेतृत्व पूरी तरीके से हर हमारे साथी के साथ न्याय हो वो सुनिश्चित करने के लिए मुझे पार्टी ने बहुत क्लियर तौर पर ये संकेत दिए हैं, और मुझे क्लियर तरीके से इस बात के आदेश हैं कि हम सबको साथ लेकर के, और जो जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको संगठन में भी रखें, जहाँ चुनाव लड़ाने की बात आए वहाँ चुनाव लड़ाएं, और आगे हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। ये संगठन सबका है, ये पार्टी सबकी है,
और इस देश के लिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए। जाते जाते दो आखिरी सवाल मेरे रहेंगे कि आप एक युवा नेता हैं और टीम राहुल का आपको एक प्रखर सिपाही समझा जाता है। शायद यही कारण भी रहा आपकी संगठनात्मक क्षमताओं के अलावा कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पहला मौका है आपका एक प्रदेश की सक्रिय राजनीति में बतौर एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का संचालन करने का। तो आपको लगता है आपकी जो क्षमताएं हैं बतौर एक युवा नेता, यूथ कांग्रेस या अन्य ऐसे संगठनों में आप रहे हैं, तो क्या वो एक अलग अनुभव रहा? और इस वक्त की चुनौतियां ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा प्रेसिंग है, क्योंकि सामने चुनौती खड़ी है और नतीजे देने के लिए आपके पास, अगर मैं संसदीय चुनाव की बात करूं तो महज 20 दिन का समय है, और अगर विधानसभा की बात करूं तो महज 4 या 5 महीने, जो कि ज़्यादा समय नहीं होता। तो ऐसी परिस्थितियों में कहते हैं कि अध्यक्ष आपको बनाया गया, लेकिन अगर बकरे की बलि देनी होती तो पहले उसको भी खूब सजाया जाता है। तो कुछ महीनों, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में कैसे टर्न अराउंड कर पाएंगे? बकरा बलि के काम आता है, शेर कदापि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस के शेर हैं और मजबूती से पार्टी को भी आगे लेकर के जाएंगे। चुनावी दंगल में भी हम जो विपक्ष है उसका सामना करेंगे। और जहाँ तक बात है, बिल्कुल एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती में हम अवसर देखते हैं और नया नेतृत्व तैयार करने का जो मुझे एक मैंडेट दिया गया है, उसके साथ हम पूरे विश्वास के साथ मैदान में जाएंगे। जो साथी कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आज शामिल नहीं है, उसको मुख्य धारा में ला करके और उनकी जो शक्ति है, क्षमता है, वो जहाँ संगठन के लिए उपयोग हो, वहीं हरियाणा की मैं समझता हूँ कि हर तरीके से ताकत बढ़ाने के लिए उसका पूर्ण तरीके से हम सहयोग लेंगे। और मुझे जिस तरीके का सब तरफ से फीडबैक भी है, सब लोग मिलकर के हमारे साथ चलने का सब लोगों ने आश्वासन भी दिया है और सबके साथ मिलकर के हम पार्टी को और ज़्यादा धारदार और आने वाले समय के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप उसको ढालने का काम करेंगे। आखिरी सवाल कि इन संसदीय चुनावों को जो 10 अप्रैल को हरियाणा में होने जा रहे हैं और उसके बाद के विधानसभा चुनावों को क्या आप अलग अलग खेमों में बांटकर देखना देखेंगे? क्योंकि बतौर अध्यक्ष आपके लिए परफॉर्मेंस के अलग अलग क्राइटेरिया होंगे। उन्हीं परिस्थितियों में क्या संसदीय चुनावों के नतीजों, चाहे वो प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, क्या उनका असर आप पर बतौर संगठन के अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा चुनावों से पहले की लामबंदी जो आप करने जा रहे हैं उसके पड़ सकता है? मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और वहाँ पर हमेशा लेफ्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। उनके सामने सबसे मजबूती से आज तक कोई लड़ा है तो हम लड़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी कारण से हमें ये सोचना चाहिए कि परिणाम हमारे प्रतिकूल आएंगे। जो परिस्थिति है बिल्कुल अनुकूल होंगे, उनको और बेहतर करने के लिए हम अगले 20 दिन में लोकसभा के लिए प्रयास करेंगे। और जब गांव-गांव और घर-घर जाएंगे, सबको साथ में जोड़ करके हम जब मैदान में उतरेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का आज पूरा एक कंबाइंड विपक्ष है जो अंदर से साठ-गांठ किए हुए है, कोई कहता है कि इसको वोट दे दो, इसको मत दो, अंदर से जिस तरीके से एक पूरी मिली भगत है कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए, ताकि आम आदमी को और ज़्यादा ताकत ना मिले, कमज़ोर हो प्रदेश का किसान मजदूर, जो उस एजेंडे को मैं नहीं समझता कि हम ट्रैक से हटने देंगे। जो हमारा एजेंडा पिछले 10 वर्ष में रहा है उसको निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता महसूस करती है। कोई छोटे मोटे मतभेद होते हैं, कुछ बातें होती हैं, तो उसका समाधान आज मैं समझता हूँ कि जो परिस्थिति है उसमें हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तंवर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला, क्योंकि आप भी सिरसा की सीट पर वो अहम चुनावी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और उम्मीद करेंगे कि आप जो भी बातें यहाँ पर कही हैं, आप आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, हफ्तों में उन पर काम भी करेंगे, क्योंकि संगठन के मुखिया होने के नाते आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टेढ़ी बात में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बात सुनी अशोक तंवर साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के। क्या नजरिया है संसदीय और आने वाले विधानसभा चुनावों और अपने संगठन, अपनी पार्टी के बीच के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर। उम्मीद करेंगे अच्छी लगी होगी आपको बातचीत। इस कार्यक्रम में आपसे इजाजत लेते हैं। एक और खास मुलाकात के लिए तैयार रहिए, फिर आपसे कल मिलेंगे। धन्यवाद।